Hello guys, how are you? I am Bharti and welcome back to my YouTube channel that is Learn with Bharti. So guys, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्लड के बारे में, उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया था, फंक्शंस एंड उसकी कंपोजिशन। तो इस पार्ट में हम आज दो कंपोनेंट्स को डील करेंगे, दैट इज प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स को। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम रेस्ट जो हमारे कंपोनेंट बच जाएंगे, वाइट ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट्स, उनको डील करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा गाइज होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ब्लड है हमारा उसमें लिक्विड पार्ट होता है और सॉलिड पार्ट भी होता है। प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट को ही प्लाज्मा कहते हैं, जो कि हमारे टोटल ब्लड का 55% हिस्सा होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी प्लाज्मा की क्या होती है कि ये लाइट येलो इन कलर होता है, इसका रंग थोड़ा सा पीला होता है। ठीक है, वो पीला रंग क्यों होता है गाइज? बिकॉज हमारा एक बिलीरुबिन पिगमेंट होता है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर हल्का सा पीला हो जाता है। और ये बिलीरुबिन जो पिगमेंट होता है, इसको सिक्रेट कौन करता है, कहाँ बनता है ये पिगमेंट? तो इसको बनाता है हमारा लीवर। ठीक है ना, तो इस पिगमेंट के कारण जो हमारा प्लाज्मा है उसका कलर हल्का सा लाइट येलो कलर का होता है। आपने कई बार देखा होगा जब लीवर की हम लोग जांच कराते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर किसी का बिलीरुबिन बढ़ा हुआ होगा, इस पिगमेंट का लेवल बढ़ा हुआ होगा, तो उस इंसान को क्या हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है। और जॉइंडिस में यू ऑलरेडी नो पूरा शरीर क्या होता है, पीला पड़ जाता है, तो वो इसी पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण ही प्लाज्मा का कलर क्या होता है, येलो होता है। नाउ अब देखिए प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या होती है। प्लाज्मा के अंदर बेसिकली जो लिक्विड पार्ट है ये, उसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए 90% तो इसके अंदर वाटर ही होता है, ठीक है, पानी ही होता है, बट उसके अलावा 1% इसमें ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज हमें पता ही है, वो हमारे शरीर को क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, सेल्स के पास जो ग्लूकोज होता है, सेल्स को चाहिए होता है काम करने के लिए ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, ये फूड से मिलता है। जो हम खाना खाते हैं, जब वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से, तो वहाँ से ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है। ठीक है, और ब्लड फिर उसको सेल्स के पास पहुँचा देता है। ठीक है ना, फंक्शनिंग के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो ग्लूकोज होता है, 1% ग्लूकोज हमारे प्लाज्मा में होता है। उसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, 9% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से प्रोटीन अवेलेबल हैं। तो बेसिकली ये 5 प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। देखिए ये नाम तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये साइंटिफिक नेम है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए प्रोटीन कौन कौन से हैं। एक तो है आपका थ्रोम्बिन, सेकेंड है आपका प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है आपका फिब्रिन, देन आपका फिब्रिनोजन एंड लास्ट वन आपका ग्लोबुलिन। ठीक है, अब जो मैंने रेड किए हुए हैं दैट इज प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन गाइस ये क्या करते हैं, जो ब्लड हमारा थोड़ा सा थिक होता है, ये थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये दोनों आपके प्रोटीन्स। और उसके अलावा एक चीज़ और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका फिब्रिनोजन है, कई बार आपने देखा होगा कि ब्लड क्लोटिंग, जब कहीं पे कट लग जाता है तो देखते हैं ना कि खुद ब खुद क्या होता है, एक आपकी परत आ जाती है, थक्का सा बन जाता है और खून जो है आना बंद हो जाता है। उसी को ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं गाइस, वो खुद होता है। ठीक है ना, कुछ हद तक खुद होता है वो नेचर में। तो वो किसकी वजह से होता है, तो उसके लिए ये प्रोटीन भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ फिब्रिनोजन। बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा वो प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, तो आपका आंसर रहेगा दैट इज़ फिब्रिनोजन। ऑल्दो प्रोथ्रोम्बिन भी ब्लड क्लॉटिंग में उसका भी रोल होता है, बट मेजर रोल आपका फिब्रिनोजन का रहेगा। ठीक है, तो ये 5 प्रोटीन आपको याद रहने चाहिए प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सीरम। देखिए गाइस सीरम क्या होता है, जब आप प्लाज्मा के अंदर से जो आपका प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है और फिब्रिनोजन प्रोटीन है, जो दोनों क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन दोनों को जब आप एक्सट्रैक्ट कर दोगे, हटा दोगे, तो जितना भी पार्ट आपका प्लाज्मा का बचेगा उसको बोला जाएगा सीरम। ठीक है, तो क्लियर हो गया प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या होता है। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि फिब्रिनोजन ऑफ प्लाज्मा का जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है, प्लस में एक विटामिन हमारा होता है, विटामिन के, वो भी हमारा ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारा ब्लड क्लॉट होता है। तो पेपर में अगर विटामिन आपसे पूछे ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा ज़रूरी है तो आपका आंसर होगा विटामिन के। प्रोटीन अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा फिब्रिनोजन। और अगर आपसे सेल पूछ ली जाए तो आपका आंसर होगा प्लेटलेट्स, नोट प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के गाइस देखिए क्या क्या फंक्शन होते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया कि ये क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है जो सेल्स को चाहिए होता है एनर्जी क्रिएट करने के लिए, तो ये ग्लूकोज को है ट्रांसफ़र करता है सेल्स तक, हमारी बॉडी की ऑल ओवर सेल्स तक ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करता है। खाने से जो ग्लूकोज निकलता है उसको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होती है, ब्लड क्लॉट, जो मैंने पहले ही बताया। इसमें जो हमारा प्रोटीन फिब्रिनोजन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, एंड थर्ड थिंग क्या है, ब्लड पीएच। ब्लड पीएच जो हमारी 7.4 होती है गाइस, उसको ये रेगुलेट करके रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है आपका कौन, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो ये फंक्शंस आपको लर्न हो जाएंगे इसके। तो ये था गाइस आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको 2-4 बातें याद होनी चाहिए कि लिक्विड पार्ट ये होता है, कितना परसेंटेज होता है, 55% होता है, कौन कौन से प्रोटीन इसके अंदर होते हैं, 5 प्रोटीन होते हैं, उनके नाम याद कर लीजिएगा। कौन सा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है, और प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब सेकंड हमारा कंपोनेंट है दैट इज द आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, या फिर रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स का मतलब एक ही होता है, सेल या कॉर्पुसेल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेल और कॉर्पुसेल एक ही होता है। और गाइज इसका एक और नाम होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या दे दिया, एरिथ्रोसाइट्स। अगर एरिथ्रोसाइट्स भी कहीं लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब भी रेड ब्लड सेल्स ही होता है। एरिथ्रोसाइट इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। नंबर 1, इसकी जो शेप होती है वो राउंड होती है। ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आपकी राउंड शेप का होता है। ठीक है, गोल आकार का होता है। सेकंड क्या होता है, इसकी क्वांटिटी। देखिए मेल्स फीमेल्स में इसकी अलग अलग क्वांटिटी होती है। जनरली रेड ब्लड सेल्स मेल्स में ज़्यादा होती हैं और फीमेल्स में थोड़ी सी कम पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए मेल्स में कितनी होती है ये आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में आता है। ये आपकी 5 से 5.5 मिलियंस पर 100 मिलीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन रहती है, मतलब कि 50 से 55 लाख। ठीक है ना, 50 से 55 लाख प्रेजेंट होती है मेल्स में रेड ब्लड सेल्स, और आपकी फीमेल्स में ये होती है 40 से 45 लाख तक होती है 100 मिलीलीटर ऑफ एचबी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इनका देखिए लाइफ स्पैन, कितने टाइम तक हमारी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो जीवित रहती हैं। ठीक है, वो 120 दिन, लगभग 120 दिन मतलब 4 महीने तक ये क्या होती हैं, अलाइव रहती हैं, जीवित रहती हैं। उसके बाद ये डेड हो जाती हैं। ठीक है ना, अब डेड होने के बाद ये जाती कहाँ पे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। रेड ब्लड सेल देखिए जब डेड आपकी हो जाती है तो ये 2 जगह जाती हैं, एक तो आपका लीवर होता है और एक स्प्लीन होता है। स्प्लीन क्या होता है, ये स्टमक के पास ही एक ऑर्गन होता है छोटा सा जिसको स्प्लीन बोला जाता है। तो ये इन दोनों के पास जाती है। आप डिफरेंस समझिए, देखिए रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, जो परमानेंटली डेड हो जाती है, मतलब वो फिर रीजनरेट नहीं हो सकती है। तो परमानेंटली डेड रेड ब्लड सेल्स तो आपकी जाएंगी लीवर में। ठीक है, तो इसीलिए लीवर को ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है। ग्रेवयार्ड मतलब कब्र। ठीक है ना, मतलब मरने के बाद ये लीवर में चली जाती हैं, इसलिए लीवर को उसकी कब्र भी बोला जाता है जब ये परमानेंटली डेड हो जाती हैं। इसके अलावा अब देखिए ये स्प्लीन में भी जाती हैं। स्प्लीन में भी क्या है, जब ये टेम्परेरी डेड होती है ना तो ये स्प्लीन के पास जाती हैं। और स्प्लीन में क्या होता है, कुछ टाइम तक ये टेम्परेरी डेड रहती हैं, बट आफ्टर सम टाइम ये रीजनरेट हो जाती हैं, और रीजनरेट होने के बाद वहाँ स्प्लीन में ही ये कलेक्ट हो जाती हैं फॉर एनी फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है ना, तो इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोला जाता है, बिकॉज इसके पास एक्सेस में वो रीजनरेट होके रखी हुई हैं, एक्सेस में ब्लड कंटेन करके इसने रखा हुआ है, जो कि जब भी कुछ ज़रूरत होगी तब ये वहाँ से उसको देता है। जैसे कि आप देखो कि जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं या किसी हाइट पे चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हमें ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो स्प्लीन क्या करता है, ये जो रेड ब्लड सेल्स उसने इकट्ठी करके रखी हुई थी, रीजनरेटेड जो रेड ब्लड सेल्स थी, उनको ये हमें प्रोवाइड कर देता है, जिससे हमें सांस लेने में ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द ब्लड बैंक भी कहा जाता है।
और आपके लीवर को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछ लिए जाते हैं कि विच ऑर्गन इज नोन एज ब्लड बैंक, तो आप बता दोगे स्प्लीन, एंड ग्रेवयार्ड किसको बोलेंगे, आप बता दोगे लीवर को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सेल के लिए, बट आरबीसीज में क्या होती है, न्यूक्लियस आपका नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, ये एक कंसंट्रेटेड, मतलब जैसे आपकी सेल गोल आकार की अगर है तो उसके बीच में एक ठोस चीज़ होती है, सेंटर पे एक ठोस चीज़ होती है, और इसके अंदर बेसिकली आपका जो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। और डीएनए आरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी साइंटिफिक स्टडी के लिए। तो आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर को कोई टेस्ट करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो ऑब्वियसली डीएनए या आरएनए से ही हम कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। बट आरबीसी में ये चीज़ होती ही नहीं है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर्स क्या हैं, स्टडी के लिए या किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, टेस्ट के लिए जब ब्लड लेते हैं तो वो उसमें आरबीसी को नहीं लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स को नहीं लेते हैं, बाकी सेल्स को वो एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बट एक एक्सेप्शन है आपका, इसको याद करिएगा, जो आपका कैमल होता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, या फिर जो आपका लामा होता है, उसकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शन आप एक याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है रेड ब्लड सेल्स का, कि इसमें जो रेड कलर होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो किसकी वजह से होता है, वो मैंने पहले भी सेशन में बताया था, वो आपका होता है हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। ठीक है, हेमो का मतलब क्या हो जाएगा आपका आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन से मिलके जो पिगमेंट बना होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। और आयरन ऑब्वियसली रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से आपकी रेड ब्लड सेल्स का कलर भी रेड होता है। अब नेक्स्ट, ये जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स में, ये क्या करता है, आपका 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सकता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ आपका अटैच हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 4 के साथ। ठीक है ना, एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है आपका, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच, मतलब उसकी होने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है ना, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखिए हमें क्या बोला जाता है कि कभी भी क्या है ना, आपको ऐसे रूम में बंद होके नहीं रहना चाहिए जिसमें आपका हीटर चल रहा हो, उसको कभी भी हमें बंद नहीं करना चाहिए रूम को। क्यों? क्योंकि देखिए जब हीटर आपका चलता है किसी रूम में तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एंड तब फिर जब इनहेल हम करेंगे एयर को तो ऑब्वियसली उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाएगी, और हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन हमारे अंदर है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से अटैच जल्दी होता है। तो वो क्या करेगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर जा रही है उससे अटैच हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन से नहीं होगा, और हमारे अंदर चली जाएगी अटैच होके सेल्स के पास कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सेल्स को तो काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको तो कार्बन मोनोऑक्साइड से मतलब नहीं है। अब ऑक्सीजन उसको मिलेगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड उसके पास जा रही है, तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एनर्जी वो सेल बना ही नहीं पाएगी, और जब एनर्जी ही नहीं बना पाएगी तो धीरे धीरे हम लोगों को क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और एकदम से हार्ट अटैक हो जाएगा। तो गाइस इस बात को याद रखें, कभी भी हीटर को चला के बंद कमरे में ना रहें। ठीक है, उसका लॉजिक यही होता है आपका। ठीक है, तो ये कुछ आपकी मैंने बताया है कि हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलके क्या बनाता है। देखिए जब हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमारा बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, और जब ये जैसे हमने एयर को लिया, इनहेल किया, तो ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ 4 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके इसने क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसको ये लेके जाएगा हमारी सेल्स के पास। अब सेल्स क्या करेंगी, उस ऑक्सीजन को इसके पास से ले लेंगी और यूटिलाइज कर लेंगी, यूज़ कर लेंगी एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, और एज अ बाय प्रोडक्ट वो क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी सेल और इसको हीमोग्लोबिन को दे देगी। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और बनाएगा कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbCO2।
ठीक है, ये बना दिया। अब ये क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा और हमारे फेफड़ों तक, दैट इज लंग्स तक लाके छोड़ देगा, और लंग्स के थ्रू फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये हम रेस्पिरेशन में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बट एक पता होना चाहिए बिकॉज हीमोग्लोबिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और ये मैंने बताया, हीमोग्लोबिन जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तो बनाता है जब हीमोग्लोबिन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तो बनाता है कार्बोऑक्सी मोनोहीमोग्लोबिन, जो कि हमारे लिए कितना घातक होता है बता दिया मैंने, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो गाइज आगे है हमारा, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो होती है ना, वो बनती कहाँ पे हैं आपकी, ठीक है, डिस्ट्रॉय तो हमें पता चल गया, मरने के बाद जाती कहाँ है, लीवर में जाती हैं, ठीक है, और टेम्परेरी वाली स्प्लीन में चली जाती हैं, बट बनती कहाँ पे हैं, देखिए बनती हैं ये हमारी बोन मैरो में। बोन मैरो पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में कुछ जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे कि आपकी थाई की हड्डी हो गई, बहुत लंबी होती है, ठीक है, या फिर आपकी बैकबोन हो गई, कमर हो गई, तो ऐसी लंबी हड्डियों में क्या होता है, जो बीच का पार्ट होता है गाइज, वो थोड़ा खोखला होता है या फिर पोरस होता है, ठीक है। अब इस खोखले पार्ट में क्या होता है, एक लिक्विड बनता है, लिक्विड फ्लो करता है, उसी लिक्विड को बोला जाता है आपका बोन मैरो, और उसी लिक्विड के अंदर आपकी जितनी भी ब्लड की सेल्स हैं या होल जो ब्लड है वो बनता है, जैसे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ आपका बोन मैरो उस लिक्विड में बनता है और वहीं से पूरे शरीर में जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेड ब्लड सेल्स या कहाँ पे बनती हैं, या वाइट ब्लड, कोई भी ब्लड की सेल आपकी कहाँ बनेगी, बोन मैरो में बनेगी, ठीक है। ये एडल्ट्स की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें कि छोटे बच्चे की, जो कि पेट में रहता है वो, तो उसमें तो बोन्स होती ही नहीं है स्टार्टिंग में, है ना, एग की फॉर्म में जब वो रहता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम मिलता है और आपका जाइगोट बनता है, तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं है सच ऐसा, तो उसमें फिर ये ब्लड का सिस्टम कैसे रहेगा। तो देखिए, 15 डेज़ का जब आपका अंदर जाइगोट होता है माँ के पेट के अंदर, तो उसके 15 डेज़ तक तो क्या होता है, जो मदर है, मदर से ही उसको ब्लड आएगा, ठीक है ना। बट आफ्टर 15 डेज़ जो 21 डेज़ का हो जाएगा, ठीक है, 21 डेज़ का होने के बाद क्या होता है, उसमें लीवर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना, एक डेलिकेट फॉर्म में होती है बट फॉर्म हो जाती है। तो 21 डेज़ के बाद फिर जो ब्लड की फॉर्मेशन होगी वो आपके उसके लीवर के अंदर ही होगी, और 31 डेज़ का होने के बाद उसमें हार्ट की भी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, कि बर्थ से पहले जो जाइगोट होता है, जो एग, स्पर्म और एग मिलके बनाते हैं जाइगोट, तो वहाँ ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, ठीक है ना, तो लीवर में होती है, और 15 डेज़ तक आपकी मदर से आता है ब्लड। अब देखिए, फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ऑब्वियसली फंक्शन में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या फंक्शन होता है। बेसिकली ये ऑक्सीजन को, जब हम सांस लेते हैं तो ये लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है और सभी सेल्स तक पहुंचाता है। सेल वहाँ से ऑक्सीजन को लेती हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, और इसको रिटर्न में देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है लंग्स तक, और वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नोस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो बेसिकली मेन फंक्शन इसका यही होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, ठीक है। अब देखिए, डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स से होने वाली डिजीज़ आपकी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आपकी अनीमिया, जो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। जब खून की कमी हो जाती है हमारे अंदर, खून की कमी इन द सेंस जब ये रेड ब्लड सेल्स हैं ये कम हो जाती हैं हमारे अंदर, तो जो डिजीज़ कहलाती है वो बोलते हैं अनीमिया, ठीक है ना। तब हम अनार का जूस पीते हैं, ठीक है ना, ये सब खाते हैं, गाजर खाते हैं, टमाटर खाते हैं, ठीक है, तब जाके वो हमारा बनता है नॉर्मल। अब सेकंड क्या होती है हमारी, पॉलीसाइथीमिया। देखिए गाइस, पॉलीसाइथीमिया जस्ट उसकी उल्टी है। इसमें रेड ब्लड सेल्स एक्सेस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उस पर ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। तो इस डिजीज़ को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। एंड नंबर थर्ड इज़ थैलासीमिया, ठीक है। थैलासीमिया में क्या होता है गाइज, ये बेसिकली ना छोटे बच्चों में पाई जाती है। क्यों, इसमें क्या होता है, जो हमें जनरली पता है रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज़ होती है, इसमें वो घट के 50 to 60 डेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी रेड ब्लड सेल्स डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं और जल्दी जल्दी बच्चे के अंदर खून की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है।
और उसे बार बार हॉस्पिटल में जाके खून को चढ़वाना पड़ता है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये आपकी होगी थैलेसीमिया डिजीज़, ठीक है। बेसिकली ये चिल्ड्रन में होती है आपकी। अब लास्ट वन है आपकी सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, इसमें भी खून की कमी हो जाती है, लेकिन इसका रीज़न क्या होता है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं बेसिकली वो राउंड होती हैं शेप में, बट इसमें क्या है, उनकी शेप राउंड ना होके डिफॉर्म हो जाती है, मतलब वो सिकल फॉर्म में हो जाती है। सिकल क्या होता है, जैसे दरात नहीं देखी आपने, ऐसी सी फॉर्म की जो होती है दराती, काटते हैं जिससे गेहूं वगैरह की कटाई करते हैं, तो वो राउंड ना होके उनकी जो शेप है वो सिकुड़ जाती है और सिकल शेप की ऐसी हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब उनकी जो साइज़ में जब वो कम होती चली जाएंगी तो ऑब्वियसली खून की भी कमी हो जाएगी। तो इस डिजीज़ को बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। तो ये डिजीज़ थी, और इसके साथ गाइस हमारा रेड ब्लड सेल भी ख़त्म हो गया। हमने प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे कवर कर लिया है। और नेक्स्ट हम स्लाइड में अपना नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका, उसमें करेंगे जो बाकी दो कंपोनेंट बच गए, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। इसके साथ फिर हमारे कंपोनेंट्स ब्लड के कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक टाइमली पहुंच जाए गाइस, ठीक है। तो ऐसे ही सेशंस के साथ जुड़े रहें, आपको अच्छे से बायोलॉजी लर्न होती रहेगी। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।